गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं एसपी शर्मा त्रिवेद आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण न्यूज और आलेख हैं उनका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी फ्री मेंटोरशिप की। डे हमारा 9 आज का जो टारगेट रहेगा वो पिछले जो 3 या 4 दिन में जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना, यानी आज हमारा रिवीजन डे रहेगा। देखिए, पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है रिवीजन। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कितना ही पढ़ लीजिए, है ना, वो किसी प्रकार का आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। तो रिवीजन और प्रैक्टिस ये दो महत्वपूर्ण आधार हैं आपको यूपीएससी एग्ज़ाम पास करवाने के लिए। इसके अलावा आपको जो भी इन टॉपिक से जुड़े हुए पीवाईक्यू हैं, चाहे वो प्री के हैं चाहे मेंस के हैं, वो सभी सोल्व करने का प्रयास करना है। तो आज की जो हमारी महत्वपूर्ण न्यूज़ है वह कि भारत यूके व्यापार समझौता, द्विपक्षीय संबंधों का नया अध्याय। देखिए, भारत यूके संबंधों को लेके आज कम से कम 4-5 न्यूज़ और आर्टिकल्स हैं। तो हमने क्या किया है कि इन सभी की जो न्यूज़ हैं, ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो शामिल करने का प्रयास किया है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी अगर भारत यूके संबंधों को लेके कोई भी प्रश्न आएगा तो ये इससे आप बहुत ज़्यादा डिटेल का यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे इसमें फैक्ट दिए गए हैं। तो बात करते हैं हम पृष्ठभूमि की। तो इसमें है कि चुके हुए अवसरों की लंबी यात्रा, यानी कि पहले बहुत सारे ऐसे अवसर आए थे जिनको हम चूक गए। अगर हम उनको पहले स्थापित करते, यानी बेहतर संबंध स्थापित करते, उन अवसरों का यूज करते, तो आज है भारत और यूके के जो संबंध है वो काफ़ी आगे हो सकते थे। देखिए, भारत यूके संबंधों की बात करें तो वो किस पे आधारित हैं? औपनिवेशिक विरासत, विभाजन की पीड़ा और शीत युद्ध की ध्रुवीयता, इन पे आधारित थे। और इन्हीं के कारण क्या हुआ, जो भी अवसर मिले हम उनको भुना नहीं पाए। जब 1990 के दशक में जो आर्थिक उदारीकरण होता है, उस दौरान भी नई साझेदारी के अवसर उभरे थे, लेकिन उस समय भी जो राजनीतिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह था दोनों देशों में, ब्रिटेन और भारत में, उसके कारण जो प्रगति है वो धीमी रही। इसके बाद 1997 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, वो भारत की यात्रा पे आती हैं, भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पे। लेकिन इसी दौरान जो कश्मीर मुद्दा है उस पे ब्रिटेन की दखलंदाजी होती है, जिसके कारण फिर से कूटनीतिक विवाद उभरते हैं। अब बात करते हैं कि बदलते दृष्टिकोण, किस प्रकार से शक्ति, प्रभाव और भ्रांतियाँ हैं वो प्रभावित हुई हैं, नए अवसर पैदा हुए हैं। देखिए, भारत के जो नेता हैं वो अक्सर ब्रिटेन को क्या मानते हैं? एक कमज़ोर हुई शक्ति मानते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वैश्विक प्रभावशीलता है वो ब्रिटेन की काफ़ी है। ब्रिटेन है वो छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी उच्च प्रति व्यक्ति आय है, यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? $55,000। और सोचिए कि भारत की कितनी है? सिर्फ $3,000। तो पर कैपिटा इनकम के मामले में भी जो यूके है वो भारत से बहुत ही आगे है। इसके विपरीत हम रूस को क्या मानते हैं? एक महाशक्ति के रूप में मानते हैं, जो क्या दर्शाता है कि जो भारत की रणनीतिक सोच है वो औपनिवेशिक विरोधी है और रूस समर्थक है। और इन्हीं पूर्वाग्रह को परिणाम रहा कि भारत जो यूके संबंध है वो ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाए। लेकिन अभी है वो परिपक्वता आ रही है, वो इस प्रकार से कि जो ब्रिटेन की जो औपनिवेशिक श्रेष्ठता की जो मानसिकता थी, कि ब्रिटेन क्या मानता था कि हम औपनिवेशिक रूप से श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठता की जो उनकी मानसिकता थी वो अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। और भारत की क्या थी? साम्राज्यवाद विरोधी जो प्रतिक्रिया है वो दोनों ही कम हो रही हैं। तो ब्रिटेन की जो औपनिवेशिक श्रेष्ठता की जो मानसिकता थी वो भी कमज़ोर हुई है और भारत की जो साम्राज्यवाद विरोधी जो प्रतिक्रिया थी वो दोनों कम हुई है। और ये दोनों ही आधार थे कि जो ब्रिटेन का औपनिवेशिक श्रेष्ठता की मानसिकता और भारत की साम्राज्यवादी विरोधी प्रतिक्रिया, यही थे रीजन जिसके कारण जो भारत यूके संबंध है वो प्रभावित रहे। बात करते हैं मुक्त व्यापार समझौते की। ये एक तरीके से प्रतीकात्मक और व्यवहारिक दोनों ही है। देखिए, अभी जो 2025 यानी कि आज ही जो पीएम मोदी हैं वो लंदन की यात्रा पे जा रहे हैं। तो इसी दौरान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसको आधिकारिक तौर पे क्या कहा जाता है? व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता, उस पर अंतिम हस्ताक्षर होने की संभावना है। और इसे जोड़ के देखा जा रहा है भारत यूके संबंधों का 2030 रोड मैप है। तो देखिए, ये जो FTA है वो सिर्फ आर्थिक नहीं है,
बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक सामंजस्य का भी प्रतीक है। खासकर उस टाइम में जब अमेरिका है वो पीछे हट रहा है, उसकी भूमिका है वो कमज़ोर हो रही है और चीन है वो आक्रामक हो रहा है। तो इस संदर्भ में तो एफटीए है वो सिर्फ व्यापारिक संबंधों तक सीमित नहीं है, आर्थिक पक्षों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका महत्व क्या है, राजनीतिक और रणनीतिक। इसका उद्देश्य क्या है, तो 2030 तक दोनों देश हैं उनके बीच व्यापार को दोगुना करके 120 अरब अमेरिकी डॉलर करना। तो एफटीए का ये उद्देश्य है। अब बात करते हैं एफटीए की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला, व्यापारिक पहुंच को प्रदान करना। देखिए भारत है उसको 99% जो टैरिफ लाइनों पर जो शुल्क है वो शून्य हो जाएगा। तो इससे क्या है कि व्यापारिक पहुंच भारत की बढ़ेगी। इससे भारत का जो कपड़ा, चमड़ा और अन्य जो पारंपरिक क्षेत्र हैं उनको लाभ मिलने की संभावना है। जो ब्रिटेन है उनको लग्जरी कारें, व्हिस्की जैसे उत्पादों के चरणबद्ध तरीके से भारतीय बाजार भी मिलेगा। तो एक तरफ भारत है उसको जो कपड़ा, चमड़ा और अन्य पारंपरिक जो क्षेत्र है उनमें लाभ पहुंचने की संभावना है, जबकि ब्रिटेन है वो भारत को किन चीज़ों का निर्यात कर पाएगा, जो लग्जरी कारें हैं, व्हिस्की हैं जैसे ऐसे उत्पाद। तो व्यापारिक पहुंच मिलेगी। दूसरा है सेवाएं और पेशेवर गतिशीलता। देखिए जो ब्रिटेन है वहाँ पे भारतीय जो योग प्रशिक्षक हैं, संगीतज्ञ हैं, शेफ हैं, आईटी पेशेवर हैं, है ना, उनके लिए वीज़ा और जो काम की अनुमति है वो आसान हो जाएगी। इसके अलावा जो इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज होती हैं और उनके परिवारों को जो वर्क परमिट होता है वो मिलना भी आसान हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, किसका, ये यूरोपीय जो यूनियन है, ईयू, यूरोपीय यूनियन। तो ये आपको याद रखना, यूपीएससी पूछता है ऐसे कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किससे संबंधित है, तो ये यूरोपीय यूनियन। तो चूंकि ब्रिटेन है वो भी पहले इसी का हिस्सा था, यूरोपीय यूनियन का, है ना, जो ब्रेग्जिट बोलते हैं। तो ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के जो कार्बन टैक्स नियमों हैं उनके तहत जो भारतीय धातु और स्टील निर्यात है उस पर कर लग सकता था अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता तो। हालांकि समझौते के बाद ही पता चलेगा कि कैसे इस जो मुद्दा था, है ना, कौन सा कार्बन टैक्स वाला, वो किस प्रकार से समाधान किया गया है। इसके अलावा इसमें बौद्धिक संपदा और नवाचार जैसे चीज़ें उनको भी शामिल किया गया है। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा इससे जो बौद्धिक संपदा अधिकार, नवाचार, सरकारी खरीद जैसे नए अध्याय शामिल हैं। इससे क्या होगा, जो भारतीय स्टार्टअप हैं उनको ब्रिटेन में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। अगला है डबल कंट्रीब्यूशन एवोइडेंस एग्रीमेंट। तो देखिए क्या होता है कि जो भारतीय हैं वो अगर सीमित अवधि के लिए अगर भारतीय जो पेशेवर हैं वो ब्रिटेन जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या है, सामाजिक सुरक्षा के लिए उनको पैसा देना होता है, कंट्रीब्यूशन देना होता है। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत एक डबल कंट्रीब्यूशन एविडेंस एग्रीमेंट भी शामिल है। इससे क्या होगा, जो भी भारतीय पेशेवर हैं और सीमित अवधि के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो उनको सामाजिक सुरक्षा कोष है वहाँ पे योगदान देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये एक सोशल सिक्योरिटी समझौता है। बात करते हैं भारत ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार की। तो देखिए 2024-25 है उसमें ब्रिटेन को भारत का जो निर्यात है कितना हो गया है, 12.6% बढ़ के 14.5 अरब अमेरिकी डॉलर, 14.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। जबकि आयात की बात करें तो ये सिर्फ 2.3% बढ़ के 8.6 अरब डॉलर ही हुआ है। तो यानी कि ब्रिटेन को भारत है वो ज़्यादा निर्यात करता है और कम आयात करता है। तो बात करते हैं कि टोटल द्विपक्षीय व्यापार की। तो 2022-23 में जो कि 20.36 अरब अमेरिकी डॉलर था वो 2023-24 में बढ़ के 21.34 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो देखिए ज़्यादा व्यापार नहीं है दोनों देशों के मध्य, लेकिन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उससे जो व्यापार है उसके काफ़ी बढ़ने की संभावना है। बात करते हैं कि जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इसका रणनीतिक महत्व क्या है। देखिए ये जो समझौता हुआ है वो भारत के अन्य जो पश्चिमी देश हैं जैसे यूरोपियन यूनियन है, कनाडा है आदि के साथ जो एफटीए की जो वार्ताएं चल रही हैं उनके लिए एक टेम्पलेट बन सकता है, एक आधार बन सकता है। इसके अलावा ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच संतुलन का उदाहरण है।
इसके साथ ही इससे इंडो पैसिफिक जो रणनीति है उसमें भारत की भूमिका है वो मजबूत होगी। बात करते हैं ब्रिटेन की बदलती राजनीतिक परिस्थितियाँ। देखिए ब्रिटेन है वहाँ पे भी राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, चेंज हो रही हैं। पहले की जो लेबर पार्टी थी उसमें ये देखते हैं कि जो भारत विरोधी चीज़ें हैं वो काफ़ी हुई और वो उसको नियंत्रित भी नहीं कर पाई। लेकिन जो वर्तमान लेबर पार्टी है उसमें भारत विरोधी जो चरमपंथ है उसको नियंत्रित करने का काफ़ी प्रयास किया गया है। इसके अलावा यूके है वहाँ पे आर्थिक और राजनीतिक पुनर्रचना भी चल रही है, जो मेनली किस पे है, जैसे औद्योगिक नीति है जिसमें नवाचार को बढ़ावा दिया गया है, क्लीन एनर्जी, रक्षा, रचनात्मक क्षेत्रों, जीवन विज्ञान, वित्तीय सेवाओं पर अत्यधिक निर्भरता है उसमें कमी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब प्रयास चल रहे हैं वहाँ पे। तो भारत के लिए इससे क्या अवसर है कि भारत है वो तकनीकी अनुसंधान निर्माण में साझेदारी कर सकता है। जो यूके के विश्वविद्यालय हैं, पूंजी है, कैपिटल है, उसको आमंत्रित कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि ये भारत के लिए एक अवसर बनकर उभरेगा। तो भारत को आवश्यकता है कि वो सिर्फ प्रवासन पर ध्यान केंद्रित न करे बल्कि अन्य जो एरिया है वहाँ पर भी प्रयास करे ताकि बेहतर लाभ मिल सके। बात करते हैं हम संरचनात्मक अंतर्विरोध आपसी यथार्थ। देखिए भारत क्या है, जैसे हमने पहले देखा कि भारत है वो अब आलोचना करता है ना, उसको कमज़ोर मानता है ब्रिटेन को। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखने को मिलता है कि जैसे भारत का जो उच्च वर्ग है वो उपनिवेशवाद की आलोचना तो करता है, लेकिन जो ब्रिटिश उच्च संस्थाएं हैं, अंग्रेजी माध्यम है और ब्रिटेन में बसने की जो आकांक्षा है वो भी रखते हैं। ठीक है, यानी दोहरी मानसिकता देखने को मिलती है। तो एक तरफ आपको प्रेम देखने को मिलता है, एक तरफ घृणा देखने को मिलती है। तो हमें ये आवश्यकता है कि जो प्रेम और घृणा वाला जो संबंध है उसको व्यवहारिक साझेदारी में बदला जाए, यानी वास्तविकता के आधार पर संबंधों को स्थापित किया जाए। बात करते हैं रणनीतिक दृष्टिकोण की। तो साम्राज्यवादी जो अवशेष हैं उससे हम अब मध्य शक्ति यथार्थवाद की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 1940 का जब दशक था उस समय उत्तर औपनिवेशिक जो भारत यूके साझेदारी थी उसमें अलग ही बाधाएं थी। उस समय विभाजन, शीत युद्ध, ठीक है, ऐसी परिस्थितियाँ थी। तो वो साम्राज्यवादी अवशेष थे। लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे संबंध स्थापित हो रहे हैं तो अब क्या है कि वो मध्य शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं। एक दूसरे के लिए क्या है, बल गुणक बन रहे हैं, यानी एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आप पता है कि अभी अमेरिका वो अनिश्चितता है, विशेषकर जो ट्रंप का युग है, चीन की आक्रामकता है ना, इनसे संतुलन स्थापित करने के लिए भारत यूके संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों ही देश व्यापार, तकनीक और सुरक्षा जैसे जो क्षेत्रीय और वैश्विक व्यवस्था है उसको आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो अब भारत के लिए क्या अवसर हैं, दोनों देशों के लिए क्या अवसर हैं? तो देखिए दोनों देशों के बीच जो संदेहपूर्वक और कमज़ोर साझेदारी रही है उसके बाद जो ये FTA और अभी जैसी चीज़ें हो रही हैं वो एक निर्णायक मोड़ के रूप में है। FTA और रक्षा, शिक्षा और जो उद्योग है उसमें जो सहयोग हो रहा है वो एक अनूठा अवसर है जहाँ हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक उद्देश्य हैं वो एक साथ ला रहे हैं। तो ऐसे में आवश्यक है कि इन्हें पूरी तरह से भुनाने के लिए जो हमारे अभिजात वर्ग की जो प्रवृत्ति रही है, जो सोच रही है ना, उससे हमें आगे बढ़ कर देखने की आवश्यकता है। और साथ ही जो लंदन है उसको भी जो अपने औपनिवेशिक अवशेष हैं या जो औपनिवेशिक मानसिकता है उसको छोड़ने की आवश्यकता है। दोनों देशों को आवश्यकता है कि वो आपसी सम्मान, संस्थागत संवाद और रणनीतिक स्पष्टता के माध्यम से जो साझेदारी है उसको आगे बढ़ाएं। तो ये भारत यूके संबंधों के लिए बड़ा आर्टिकल था। अब फिर से ये है कि 23 और 24 जो जुलाई है उसको जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं वो यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे चूँकि हम देखिए जो मुद्दा था FTA वाला और चीज़ें वो हम देख चुके हैं। यहाँ पे अन्य मुद्दे क्या क्या हैं, तो देखिए खालिस्तानी चरमपंथ का मुद्दा भी है वहाँ पे। तो यूके में ये काफ़ी सक्रिय हैं जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो, जो कि भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। इसके अलावा सिर्फ वो भारत के लिए नहीं बल्कि यूके के लिए भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। तो ये यूके की जो सामाजिक एकता है और कानून व्यवस्था उसके समक्ष चुनौती पैदा करते हैं। इसलिए दोनों देशों को जो खालिस्तानी चरमपंथ का मुद्दा है उसको सोल्व करने की आवश्यकता है। इसके अलावा भगोड़ा आर्थिक अपराधी है
वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे विजयमाला, नीरव मोदी, ललित मोदी, है ना। तो भारत है वो यूके से आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण पर जो संधि है उस पर बातचीत कर रहा है, और हो सकता है जो मोदी जी अभी जा रहे हैं तो वो इस पे कोई समझौता कर पाएँ या बातचीत को आगे बढ़ाएं दें। तो भारत इन मामलों को लेकर ब्रिटेन से नज़दीकी सहयोग पर कार्य कर रहा है। तो बात करते हैं भारत यूके संबंधों की जो रूपरेखा है वो क्या है। देखिए, भारत और यूके उनके बीच लगातार व्यापार को लेके, निवेश को लेके, रक्षा को लेके जैसे बहुत सारे एरिया हैं, वहाँ पे नियमित उच्च स्तरीय बैठकें होती रहती हैं। 2021 में इन दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी। रक्षा क्षेत्र में तीनों सेनाएं हैं, उनके साथ लगातार संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। मेंस में आपको आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी उपयोगी, प्री के दृष्टिकोण से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि जो एग्रीमेंट है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है या यूरोपीय यूनियन का जो कार्बन टैक्स वाला है, वो चीज़ें याद रखेंगे, वो आपके लिए प्री के काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अगला है भारत मालदीव संबंध, हिंद महासागर की साझेदारी का पुनर्संरेखण। देखिए, मोदी जी हैं वो यूके के बाद में मालदीव की यात्रा पे भी रहेंगे। तो यहाँ पर वो मालदीव की जो स्वतंत्रता है उसकी 60 जो वर्षगांठ है उस पर मुख्य अतिथि होंगे, और जो मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनके तहत किसी विदेशी प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। तो आपको याद होगा कि 2023 के दौरान काफ़ी तनावपूर्ण संबंध रहे थे। जो मालदीव के कई मंत्री थे उन्होंने भारत है उस पर काफ़ी टिप्पणियाँ की थी, तो उसके कारण जो संबंध है वो काफ़ी प्रभावित हो गए थे। इसके अलावा जो नई सरकार थी उसका प्रारंभिक झुकाव वो चीन की तरफ काफ़ी ज़्यादा था। तो बात करते हैं वर्तमान परिदृश्य की। देखिए, भारत ने ना एक संयमित और परिपक्व कूटनीति का पालन किया है, और अभी जो यात्रा है उसका उद्देश्य क्या है, जो पहले में घटनाक्रम हुआ है उसके बजाय अब वर्तमान में विश्वास बहाली को करना, हिंद महासागर में शक्ति जो संतुलन है उसको स्थिर करना। बात करते हैं भारत मालदीव के बीच सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला है व्यापार और निवेश। देखिए, जो भारत है वो मालदीव के लिए दक्षिणी एशिया का में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच लगभग $500 मिलियन का व्यापार होता है। दोनों ही देशों के बीच प्रस्तावित समझौते मतलब होने की संभावना है भविष्य में। पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो अगर क्वेश्चन आता है क्या मालदीव के साथ भारत का FTA या BIT है, तो नहीं है। अभी जैसे यूके का, तो यूके के साथ क्या हो गया लागू नहीं हुआ है, अभी तो अंतिम फैसला होना है। अगर जो भारतीय संसद है उसने तो अनुमति दे दी है, लेकिन जो जो यूके संसद है उसके द्वारा भी उसको दिया जाना है। तो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो लागू नहीं हुआ है यूके में, यूके भारत वाला है ना, और मालदीव के साथ भी नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं भारत समर्थित योजनाएं। भारत है वो मालदीव में ग्रेट माले जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो उसमें वित्त पोषण प्रदान कर रहा है। जो ये ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये 4 द्वीप है उनको जोड़ेगा। तो ये मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भारत है वो सामाजिक आवास योजनाएं उनमें भी सहयोग कर रहा है ताकि जो स्थानीय ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, और ये भारत की जो सॉफ्ट पावर रणनीति है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा है रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग। देखिए, भारत है वो लगातार सहायता करता है, विशेषकर जो मालदीव के जो सैन्य अधिकारी होते हैं उनको भारत प्रशिक्षण प्रदान करता है। लगातार नौसैनिक अभ्यास होते रहते हैं जैसे दोस्ती एकता। इसके अलावा रेडार और निगरानी प्रणाली है वहाँ पर भी भारत है मालदीव का सहयोग करता है। देखिए, इन सभी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हिंद महासागर में शांति स्थापित हो, स्थिरता आए। खासकर जो चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत मालदीव के साथ संबंधों को बेहतर बनाए। तो बात करते हैं इसका रणनीतिक और क्षेत्रीय महत्व क्या है। बात करते हैं भू रणनीति। भू रणनीति जो मालदीव है वो हिंद महासागर में महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। तो जो मालदीव वो हिंद महासागर की महत्वपूर्ण जो समुद्री व्यापार रेखाएं हैं उसके पास स्थित है।
मैक्सिमम जो व्यापार होता है वो यहीं से होता है, इसलिए भारत के लिए इसका काफ़ी भू रणनीतिक महत्व है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत का जो सागर सिद्धांत है उसके दृष्टिकोण से मालदीव काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो मालदीव है वो सागर सिद्धांत का एक पार्ट है। सॉफ्ट पावर की बात करें तो भारत का जो विकास आधारित मॉडल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हमने देखा कि बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका वित्त पोषण कर रहा है, सहायता कर रहा है भारत। जबकि देखिए यहाँ पे है जो चीन की ऋण जाल कूटनीति है ना, तो भारत किसका पालन कर रहा है? सॉफ्ट पावर का पालन कर रहा है, जबकि चीन क्या है? ऋण जाल रणनीति का पालन कर रहा है। इसलिए भारत मालदीव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है संबंध। तो हम निष्कर्ष के रूप में बात करते हैं तो पीएम की मोदी की जो यात्रा है ये क्या दर्शाती है कि भारत है वो सहायता आधारित जो नरम कूटनीति है, सॉफ्ट पावर है, उसका पालन कर रहा है। मालदीव की यात्रा दर्शाती है कि भारत है वो पड़ोसी प्रथम नीति, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, IOR सुरक्षा, इंडियन ओशन रीजन सुरक्षा और नियम आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था, इनके लिए काफ़ी प्रतिबद्ध है। तो देखिए ये जो कीवर्ड हैं ये आपको याद रखने हैं, बार बार इनका रिवाइज करना है और इनको अपने उत्तर में यूज करना है। बात करते हैं इटालियन जल विद्युत परियोजना। ये प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें जो कुछ कीवर्ड्स हैं उसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं। देखिए हम पहले ये न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जो चीन है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, वो 60 गीगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। तो इसी संदर्भ में भारत सरकार ने भी अरुणाचल प्रदेश है वहाँ के दिबांग घाटी है वहाँ पर एक इटालियन जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है, और इसी संदर्भ में वहाँ की जो पर्यावरणीय मंजूरी देने की जो प्रक्रिया है उसको तेज़ कर दिया गया है। तो परियोजना के बारे में बात करते हैं तो कहाँ पे स्थित होगी ये? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। कैपेसिटी कितनी होगी? 3087 मेगावाट। ये किस प्रकार की है? रन ऑफ द रिवर है। देखिए UPSC है वो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि रन ऑफ द रिवर क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, है ना। तो देखिए रन ऑफ द रिवर क्या होता है कि नदी है वो अपने आप अपने फ्लो में बह रही है, उसमें किसी प्रकार के जो बांध हैं वो या फिर जो अवसंरचना उसका निर्माण नहीं किया जाता है, ठीक है, बांधों का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि जो प्राकृतिक प्रवाह है उसी का प्रयोग किया जाता है जल विद्युत के उत्पादन में। तो बिना बड़े जलाशयों के नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह है उसका उपयोग किया जाता है जल विद्युत उत्पादन में, इसे बोलते हैं रन ऑफ द रिवर। इसमें नदियाँ कौन सी होंगी? तो 2 नदियाँ हैं, द्री और तालो, जो कि किसकी सहायक नदी हैं? दिबांग की सहायक नदी। और दिबांग किसकी सहायक नदी है? याद कीजिए ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो देखिए जो ये परियोजना है इसके पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकते हैं? देखिए जो परियोजना है इसके कारण लगभग 1175 जो हेक्टेयर है वन क्षेत्र है ना, वो प्रभावित होगा। यहाँ पे वन किस प्रकार के हैं? तो वनों के प्रकारों की बात करें तो यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन मिलते हैं, आर्द्र सदाबहार वन मिलते हैं, अर्ध सदाबहार वन मिलते हैं, पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण और आर्द्र अल्पाइन झाड़ी। ये देखिए प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। UPSC पूछता भी रहता है कि इस प्रकार के जो वन हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, है ना। तो देखिए यहाँ पे लगभग सभी प्रकार के जो वन हैं वो हैं, तो ये UPSC पूछ सकता है। और तो ये कहाँ का एरिया है? अरुणाचल प्रदेश का। इसके अलावा लगभग 2.7 लाख पेड़ भी काटे जाएंगे, जिससे जैव विविधता को खतरा उत्पन्न होगा। और दूसरी बात करें कि जो ये एरिया है ये मुख्यतः समुदाय स्वामित्व वाला वन है, यानी यहाँ पर जो स्वामित्व है किसका है? वहाँ के समुदाय का है, जिसके कारण क्या हो सकता है? वहाँ की जो स्थानीय जनजातियाँ हैं उनकी आजीविका प्रभावित हो सकती हैं। तो ये हैं इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव। बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक पहलू की। देखिए चूँकि चीन है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन है उस पर बांधों का निर्माण कर रहा है, जो बहुत सारी परियोजनाएं चला रहा है, तो इसे संभव है कि जो प्रवाह है जल का प्रवाह है वो अचानक परिवर्तित हो सकता है, जिससे जो भारत की जल सुरक्षा है वो प्रभावित हो सकती है। इसलिए भारत के लिए जो उत्तर पूर्व है, पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ पे हाइड्रो पावर परियोजनाएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, विशेषकर सामरिक संतुलन के लिए। तो पर्यावरणीय प्रभाव है वहाँ पर जो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव है, इसके कारण इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है। पहली ये पर्यावरणीय जो समूह है उनके द्वारा चिंता जाहिर की गई है कि इससे जैव विविधता, वन्य जीव, पारिस्थितिक तंत्र है वो गंभीर रूप से प्रभावित होगा। स्थानीय समुदाय हैं उनका विस्थापन होगा, उनका जो पारंपरिक जीवन है
ना आजीविका का संकट है वो उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा भूस्खलन, भूकंप ऐसे एरिया हैं जहाँ पे क्या है कि अगर किसी प्रकार की अवसंरचना का निर्माण किया जाता है तो ये जो भूस्खलन और भूकंप है वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा नीति स्तर पे असंतुलन को भी देखने को मिलता है। एक तरफ हम जल सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम पर्यावरण जो पारिस्थितिकी है उसकी सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जल सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसको बिगाड़ रहे हैं। तो इन दोनों में संतुलन नहीं है। तो संतुलन के लिए है कि जल सुरक्षा और पारिस्थितिकी सुरक्षा दोनों को संतुलित किया जाए। तो इस प्रकार से बात करें तो इटालियन जो परियोजना है वो ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ सामरिक रणनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका जो पर्यावरणीय मूल्य है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सरकार को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, वो इस प्रकार से कि स्थानीय समुदाय उनकी सहमति सुनिश्चित हो, जो पारिस्थितिकी प्रभाव है वह न्यूनतम होना चाहिए, और चीन द्वारा जल आधारित जो सामरिक लाभ हैं उनको संतुलित करने हेतु जो स्थानीय वैकल्पिक ऊर्जा सोर्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि जो चीन के द्वारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो निर्माण किया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पे, वो किस प्रकार से भारत की जो जल सुरक्षा है और जो रणनीतिक इंटरेस्ट है उस पर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, उसका आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। इसके अलावा आपको भारत को किस पॉलिसी का पालन करना चाहिए वो भी सजेस्ट करनी है। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र है उसकी भू राजनीतिक संवेदनशीलता क्या है। इसके बाद आप चीन की परियोजना का विवरण और उसका प्रभाव दे सकते हैं। फिर बता सकते हैं भारत की जो रणनीतिक और पर्यावरणीय चिंताएं हैं वो क्या हैं, भारत की प्रतिक्रिया क्या है। तो और अंत में बताना आपको कि भारत की पॉलिसी में क्या क्या ऑप्शन है। तो इसमें आपको विशेषकर जो कूटनीतिक विकल्प हैं वो बताना है, जैसे जल सहयोग हेतु द्विपक्षीय वार्ताएं करना, त्रिपक्षीय जल संधि करना जिसमें भारत, बांग्लादेश और चीन शामिल हों, सैटेलाइट है उस पर आधारित जल निगरानी करना। और निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि जो रणनीतिक और पर्यावरणीय संतुलन है उसके लिए बहुस्तरीय योजना का निर्माण करना। बात करते हैं वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025। देखिए, जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है वो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, और ये क्या मापता है कि देश में वित्तीय जो समावेशन है उसकी स्थिति क्या है। तो वित्तीय समावेशन क्या होता है, देखिए समावेशन क्या होता है कि जो भी वर्ग है, चाहे वो सबसे कमज़ोर वर्ग ही क्यों ना हो, उस तक जो वित्तीय सेवाएं हैं उस तक पहुंच हो। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन क्या है कि समाज का सबसे कमज़ोर व्यक्ति भी वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सके। तो यही प्रयास है वित्तीय समावेशन का। तो जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है उसकी गणना की जाती है, उसके लिए जो मापांक है वो 0 से लेकर 100 तक है। अगर 0 की स्थिति है तो वो दर्शाता है कि पूर्ण वित्तीय बहिष्करण है, यानी कि वित्तीय जो सेवाएं हैं वो सभी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो जो वित्तीय समावेशन है वो लगभग 0 है, यानी किसी को वित्तीय सेवाएं नहीं मिल रही हैं। 100 है वो पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है कि यानी जितने भी लोग हैं, समाज का हर एक वर्ग है, हर एक व्यक्ति है, उसके पास वित्तीय सेवाओं तक की पहुंच है। तो जो कितना अंक है वर्तमान में, यानी वित्तीय समावेशन है, उसमें भारत की स्थिति क्या है। तो मार्च 2024 की स्थिति देखें तो ये अंक था 64.2 और 2025 में बढ़ के ये 67 हो गया है, यानी कि वृद्धि कर रहा है, यानी भारत में वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है। और ये वित्तीय समावेशन है ये बढ़ क्यों रहा है, मेनली उपयोग और गुणवत्ता के कारण। तो देखिए, जो सुधार हुआ है वो मेनली किस के कारण हुआ है, वित्तीय साक्षरता पहले हुई है काफ़ी, उपयोग को बढ़ावा मिला है। जैसे जो लोग बैंक खाता खुलवाते हैं वो अब बैंकों का उपयोग, जो बैंकिंग सेवाएं हैं उनका सक्रिय उपयोग करने लग गए हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा खातों में लेन देन हो रहा है, डिजिटल भुगतान कर रहे हैं, तो उपयोग बढ़ा है। दूसरा, गुणवत्ता बढ़ी है। तो जो सेवाएं हैं, जो वित्तीय सेवाएं हैं उनकी उपलब्धता बढ़ी है। जो ग्राहकों की शिकायतें हैं उनका समाधान किया जा रहा है। तकनीकी है वो सशक्तिकरण हुआ है। देखिए, जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 उप सूचकांक हैं। पहला पहुंच,
दूसरा उपयोग और तीसरा है गुणवत्ता। वर्तमान में जो वृद्धि हुई है वो इन्हीं दो के कारण है, उपयोग और गुणवत्ता के कारण। पहुंच का अर्थ क्या है कि जो भी वित्तीय सेवाएं हैं या जो वित्तीय चीज़ें हैं जैसे बैंक शाखाएं, एटीएम, बिजनेस कॉरस्पोंडेंट, इनकी उपलब्धता क्या आपके आसपास है और वहाँ पे जो खाता खुलवाने की जो सुविधा है क्या वो इजीली आपके पास अवेलेबल है, तो ये क्या दर्शाता है, पहुँच को, यानी वित्तीय सेवाओं तक आपकी पहुँच कितनी आसान है। फिर बात करते हैं उपयोग। उपयोग जितने खाते खोले गए हैं क्या उनका सक्रिय उपयोग हो रहा है, क्या उनमें लेन देन हो रहा है, साथ ही क्या बीमा, क्रेडिट और जो डिजिटल लेन देन है उनका उपयोग कितना हो रहा है, तो ये उपयोग को दर्शाता है। फिर गुणवत्ता कि जो भी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं क्या वो विश्वसनीय है, क्या अगर आपको कोई शिकायत है तो उसके लिए शिकायत निवारण तंत्र वो प्रभावी है, क्या वित्तीय शिक्षा तक पहुंच है। तो ये जो है, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, मेंस के लिए इतना उपयोगी नहीं है। मेंस के लिए आप सिर्फ इसके जो डेटा हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद आधार पे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो क्या है कि देखिए वित्तीय समावेशन है वो सिर्फ खाता खोलने तक सीमित नहीं है कि आपने खाता खोल दिया तो वित्तीय समावेशन हो गया, बल्कि वित्तीय समावेशन इस बात से निश्चित होता है कि उसका कितना उपयोग हो रहा है और कितनी गुणवत्ता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा कि जो हाल ही में इसमें सुधार हुआ वह संकेत देता है कि अब केवल बैंक खाते ही नहीं खोले जा रहे हैं बल्कि लगातार उनमें लेन देन हो रहा है, सार्थक और प्रभावी तरीके से एक्टिव होकर लोग उसमें पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो उपयोग बढ़ा है। गुणवत्ता ही है, तो ये सामाजिक क्षेत्रीय समानताओं को कम करने, तो वित्तीय समावेशन क्यों महत्वपूर्ण है, पहला है सामाजिक और क्षेत्रीय समानताओं को कम करने, गरीब ग्रामीण महिलाएं उनका आर्थिक रूप से सशक्त करने में जैसे एरिया है वहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप एक मेंस का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि जो वित्तीय समावेशन है वो केवल बैंकिंग सेवाओं की पहुँच तक सीमित नहीं है बल्कि उनके प्रभावी उपयोग और गुणवत्ता से भी जुड़ा है। इसका आपको आंसर देना है। इसके बाद बात करते हैं भारत में शहरी जलवायु लचीलेपन विश्व बैंक की रिपोर्ट। ये आप यूपीएससी जो जीएस पेपर 2 है गवर्नेंस का और जीएस पेपर 3 है एनवायरनमेंट और अर्थव्यवस्था से जोड़ के देख सकते हैं। बात करते हैं पृष्ठभूमि की। देखिए आपको पता है कि भारत में जो शहरीकरण है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन है वो भी तीव्रता से बढ़ रहा है। तो जो शहरीकरण हो रहा है उस पर जलवायु परिवर्तन का कितना प्रभाव है या कितना बढ़ रहा है, इसी संदर्भ में भारत में शहरी जलवायु लचीलापन जो विश्व बैंक की रिपोर्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार का जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय दोनों के सहयोग से जारी किया गया है। तो इसका नाम क्या है रिपोर्ट का, टुवर्ड्स रिसाइलेंट एंड प्रोस्पेरस सिटी इन इंडिया। तो इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है कि जो भारतीय शहर हैं वो जलवायु अनुकूलता को बढ़ाने का प्रयास करें, उसके लिए एक रोड मैप प्रदान करना कि किस प्रकार से वो जलवायु अनुकूलता अपना सकते हैं, इसके लिए ये एक रिपोर्ट एक रोड मैप प्रदान करती है। तो इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, पहला वित्तीय आवश्यकताएं। देखिए ये रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि भारत को 2050 तक $2.4 ट्रिलियन की आवश्यकता है। किसके लिए, जो शहर है वहाँ पे जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे का निर्माण और सेवाओं का निर्माण। दूसरा है कि अगर हम देखें तो अगले 15 वर्षों में केवल 60% हाई रिस्क शहर हैं, अगर उनमें हमें बाढ़ लचीलापन विकसित करना है यानी बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करनी है, तो उसी के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, $150 बिलियन। मतलब अगर सब शहरों की बात न करें, सिर्फ 60% जो हाई रिस्क शहर हैं उनमें भी अगर हमें बाढ़ लचीलापन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसके लिए भी हमें अगले 15 वर्षों में $150 बिलियन पैसा चाहिए। तो ये वित्तीय आवश्यकताएं, देखिए इनका आप मेंस में काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हैं। बात है फिर बाढ़ और गर्मी की, तो ये दो मुख्य संकट हैं शहरों के वर्तमान में। तो पहले बात करते हैं बाढ़ की। तो देखिए एक वर्ड यहाँ पे आता है प्लवियल फ्लडिंग। प्लवियल फ्लडिंग ये होती क्या है, देखिए जो शहर होते हैं आपको पता हो कि जो जो नाले होते हैं, है ना, वहाँ पे
पानी बढ़ जाता है और जिसके कारण एक बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। जैसे आपने करोल बाग में सुना था पिछली बार, जिसके कारण मतलब कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी। तो यही है वो प्लूवियल फ्लडिंग। तो ये जो जोखिम वो तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो शहर हैं वो बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। मतलब जहाँ पे बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता ज़्यादा है, ऐसे भौगोलिक एरिया में जो शहर है उनका विकास हो रहा है, वो ज़्यादा फैल रहे हैं। इसके अलावा जो कंक्रीट संरचनाएं और सड़कें हैं, उसके कारण जो वर्षा जल है वो अवशोषित नहीं हो पाता है। तो ये एक सबसे बड़ा जो जोखिम है वो होता है। अनुमान है कि 2030 तक इस प्रकार की बाढ़ के कारण $5 बिलियन है उसका वार्षिक नुकसान संभावित है। और हो सकता है कि 2070 तक ये जो बढ़ के जो वार्षिक नुकसान है वो बढ़ के कितना हो सकता है? $30 बिलियन। सेकंड जो है वो एक्सट्रीम हीट एंड अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो देखिए बात करते हैं 1983 से 1990 और 2010 से 16 के बीच। तो जो शहर हैं वहाँ पे हीट स्ट्रेस है यानी ताप तनाव है, वो बहुत ही खतरनाक यानी 71% की वृद्धि को दर्शाता है, जो कि काफ़ी संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। और ये जो टेम्परेचर होता है वो रात के समय ज़्यादा होता है। उसका कारण क्या है कि दिन में जो ताप मिलता है, ठीक है, वो जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण रात में है जो टेम्परेचर है वो जल्दी से कम नहीं हो पाता है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर जल्दी ही हस्तक्षेप नहीं हुआ है तो उसके कारण ये संभव है कि 2050 तक जो हीट रिलेटेड डेथ हैं उसमें क्या हो सकता है? 3 लाख प्रति वर्ष तक की स्थिति हो सकती है। यानी कि हीट डेथ हैं वो प्रति वर्ष 3 लाख सिर्फ हीट के कारण हो सकती है। तो समाधान क्या हो सकता है? रिपोर्ट में समाधान भी बताए गए हैं कि जो श्रमिकों के कार्य समय है उसमें बदलाव किया जाए, यानी कि जब चरम गर्मी हो उस टाइम में उनसे काम न करवाया जाए या फिर कम काम करवाया जाए। तो कार्य समय है ना, जो समय है उसकी व्यवस्था में बदलाव किया जाए। जो ग्रीनरी है शहरों में उसको बढ़ावा दिया जाए। कूल रूफ की जो अवधारणा है उसको लागू करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम को लागू करना। अगर ये समाधान किए जाते हैं तो ये संभव है कि 1.3 लाख जाने हैं वो बचाई जा सकती हैं। बात करते हैं शासन व नीतिगत पहलू क्या है। देखिए जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत शहरी स्वायत्तता है उसकी शुरुआत हुई थी। इसने जो अर्बन लोकल बॉडीज़ थी उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे जो राज्य हैं वहाँ पर ये अब भी पूरी तरीके से लागू नहीं है। जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि जहाँ शहरों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई वहाँ उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, चाहे वो वित्त के मामले में हो चाहे प्रशासन के मामले में हो। जब राज्य वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करते हैं तो जो भी लोकल बॉडीज होती हैं उनको संसाधन जुटाना आसान होता है, साथ ही जवाबदेही भी बढ़ती है। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या अनुशंसाएं की गई हैं? तो पहली बात है राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर क्या किया जाने की आवश्यकता है, तो है कि भाई निजी क्षेत्र है उसकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, एक वित्तीय रोड मैप तैयार किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाए, जो म्यूनिसिपल हैं उनकी जो क्षमता है कैपेसिटी है उसका भी सुदृढ़ीकरण किया जाए, मानक निर्धारित किए जाएं विशेषकर जलवायु लचीले शहरी नियोजन के संदर्भ में। उसके बाद है शहरों के लिए क्या उसने सजेस्ट किया है। तो पहला है रिस्क मूल्यांकन, कि जोखिम का मूल्यांकन करें कि कितना है। पीपी जो है उसके आधार पे पूंजी का उपयोग करना, मल्टी स्तरीय प्रशासन के समन्वय की आवश्यकता को भी इसमें बताया गया है। तो देखिए ये कंक्लूजन है, जब भी क्लाइमेट और शहर उन दोनों के लिए कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस आपको ये निष्कर्ष इजीली आप लिख सकते हैं, काफ़ी प्रभावी निष्कर्ष हो सकता है ये, कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए भारतीय शहरों को न केवल वित्तीय निवेश की जरूरत है बल्कि संस्थागत स्वायत्तता, तकनीकी नवाचार और स्थानीय भागीदारी की भी आवश्यकता है। जो शहरी प्रशासन है उसका विकेंद्रीकरण करना, उसका क्षमता विकास करना, ये सब भारत की जलवायु लचीली अर्थव्यवस्था है उसकी ओर बढ़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं भारत का जो पेरिस जलवायु समझौता है उसके लक्ष्यों की।
पूर्ति के संदर्भ में कि कितनी प्रगति हुई है और उसका विश्लेषण। तो बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो आपको याद होगा कि 2015 में पेरिस जलवायु समझौता होता है, उसके तहत बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो भारत ने इसी के तहत 3 जो मुख्य जलवायु लक्ष्य निर्धारित किए थे, जो किसके तहत किए जाते हैं, इंटेंड नेशनली डिटरमिनाइड कंट्रीब्यूशन INDC। तो प्रत्येक देश है वो अपना INDC घोषित करता है, उसी के तहत भारत ने भी कई लक्ष्य निर्धारित किए, जिसमें से 3 मुख्य लक्ष्य थे कि जो गैर जीवाश्म इन सोर्स हैं उनसे विद्युत क्षमता है में 50% की हिस्सेदारी निश्चित करना, यानी कि जितनी विद्युत क्षमता है उसका 50% कहाँ से होगा, गैर जीवाश्म सोर्स से। और ये लक्ष्य था 2030 तक के लिए। इसके अलावा 2030 तक के लिए ही लक्ष्य था कि हम 2005 की स्थिति थी उसकी तुलना में जो उत्सर्जन तीव्रता है उसमें 45% की कमी लाएंगे। थर्ड है कि हम अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करेंगे और वो कितना होगा, 2.5 से लेके 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य। और ये किसके माध्यम से किया जाएगा, वन और वृक्ष आवरण को बढ़ा के। तो बात करते हैं लक्ष्य फर्स्ट की, गैर जीवाश्म ईंधन से स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता की, जो कि 50% की का टारगेट था। तो देखिए भारत ने जून 2025 में, हमने पहले ये एक आर्टिकल में डिस्कस किया था कि भारत की जो स्थापित क्षमता है गैर जीवाश्म वाली वो 484.82 गीगावाट हो गई है, जिसमें से आधी यानी 242.78 गीगावाट वो गैर जीवाश्म सोर्स से प्राप्त हो रही है, जिसमें बड़ी जल विद्युत परियोजना, नाभिकीय, सौर, पवन ऊर्जा आदि शामिल हैं। उसके माध्यम से तो जो 2030 तक के लिए लक्ष्य था हमने वो 2050 में ही प्राप्त कर लिया है, 2025 में ही प्राप्त कर लिया, 2025 में। तो ये 2030 तक के लिए लक्ष्य था, 2025 में प्राप्त कर लिया गया है। देखिए जो 2024 है उसके दौरान 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ी गई और इसका सर्वाधिक था सौर ऊर्जा, जिसमें से 24 गीगावाट सौर ऊर्जा से हुई। तो यानी काफ़ी वृद्धि की है। हालांकि अगर चीन से तुलना करें तो चीन ने पिछले 2 वर्षों में ही भारत से 10 गुना अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़ा है। लेकिन देखिए हमने उस जो आर्टिकल था उसमें भी डिस्कस किया था कि ये स्थापित क्षमता है, यहाँ से इतना उत्पादन नहीं हो रहा है। वास्तव में स्थापित क्षमता तो हमारी 50% से ऊपर हो गई है, लेकिन उत्पादन सिर्फ अब भी 28% का योगदान करता है जो गैर जीवाश्म सोर्स है वो। इसका कारण क्या है, देखिए जो सौर और पवन ऊर्जाएं हैं वो न तो हर मौसम में काम कर सकती है न हर टाइम में, यानी कि मैक्सिमम वो दिन में ही काम कर सकती हैं, रात में उनका कोई काम नहीं होता, वो ऊर्जा उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो 24x7 काम नहीं कर पाते हैं ये, और हर समय हर मौसम में भी काम नहीं कर पाते हैं। तो ये 2 इनके ड्रॉबैक हैं। तो इसके कारण स्थापित क्षमता 50% के पास होने के बावजूद उत्पादन क्षमता है वो सिर्फ 28% ही है। और एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये कि भारत की जो कुल ऊर्जा खपत है उसमें विद्युत का हिस्सा सिर्फ 22% ही है, यानी कि ऊर्जा खपत सिर्फ विद्युत के रूप में नहीं होती है, ऊर्जा खपत जैसे जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, उनके रूप में भी काफ़ी ऊर्जा है वो खपत होती है। तो विद्युत का तो हिस्सा उसमें सिर्फ 22% ही है। अगर इस आधार पे देखें तो जो क्लीन ऊर्जा है, यानी जितनी भारत में ऊर्जा खपत होती है, अगर उसमें क्लीन ऊर्जा की वास्तविक हिस्सेदारी देखें तो सिर्फ 6% ही है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जितनी ऊर्जा खपत होती है, विद्युत प्लस जो जीवाश्म ईंधन है उन सब को मिला जाए, कोयला सब, ठीक है, उसके हिसाब से देखें तो क्लीन एनर्जी का मात्र योगदान कितना, 6%। हालांकि जो वैश्विक औसत है वो भी लगभग इसी के बराबर है। सेकंड बात करते हैं लक्ष्य 2, तो इसमें अतिरिक्त कार्बन सिंक के निर्माण की बात कही गई थी, जो कि लगभग पूरा हो चुका है। देखिए 2021 तक भारत द्वारा 2.29 अरब डॉलर CO2 के समतुल्य अतिरिक्त सिंक बनाया जा चुका था। जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उसके अनुसार 2017 से लेकर 21 के दौरान हर साल 150 मिलियन टन का औसत योगदान रहा। इसके अलावा ये भी है कि 2021 से 23 में 300 मिलियन टन है वो और जोड़ा गया।
तो इसका मतलब है कि जो 2.5 अरब टन का जो लक्ष्य था वो प्राप्त हो चुका है। हालांकि इन आंकड़ों की पुष्टि किससे संभव हो पाएगी? जब नई इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आएगी, जिसमें 2023 तक के आंकड़े आएंगे, है ना। तो वहाँ पे ये पुष्टि होगी कि हमने ये लक्ष्य प्राप्त किया है कि नहीं किया है। फिर बात करते हैं लक्ष्य 3 की, जो कि है उत्सर्जन तीव्रता में कमी करना। देखिए, भारत ने कहा था कि 2030 तक हम जो उत्सर्जन तीव्रता है उसको 45% तक कम करेंगे 2005 की तुलना में, लेकिन ये 2020 में ही 36% की कमी कर चुका था। हालांकि जो ताज़ा डेटा वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर 2020 में ही हम 36% तक कम कर चुके हैं तो ये संभव है कि हम ये लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। तो भविष्य की क्या रणनीति है और भारत इसमें चुनौतियाँ क्या हैं? देखिए, जो 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता का जो लक्ष्य था वो कोई एक आधिकारिक संकल्प नहीं है, बल्कि भारत के जो नीति दस्तावेज हैं उनमें ये विद्यमान है। जो नवीन नाभिकीय रिएक्टर हैं अभी 10 निर्माणाधीन हैं, उससे 2030 तक कितनी कैपेसिटी हो सकती है? 17 गीगावाट तक हो सकती है। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि जो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं वो संभव है कि इस समय तक कार्यशील ही न हो पाए। तो इसलिए आवश्यक है कि जो निकट भविष्य है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा ही प्रमुख योगदानकर्ता बनी रहेगी ना। तो इसमें है कि जो और एरिया है वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे से प्रयास करने की आवश्यकता है, वहाँ पे दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और जलवायु न्याय की। देखिए, जो पेरिस समझौता है उसके तहत हर देश है वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है। कई विकसित देश हैं उन्होंने अपने लक्ष्य पूरे नहीं किए हैं, और न तो उन्होंने उत्सर्जन में कटौती की है और न ही जलवायु वित्त के संदर्भ में। तो भारत ने स्पष्ट कहा है कि हम और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं यदि हमें तकनीकी सहयोग मिले और जलवायु वित्त मिले। ठीक है, तो जो विकसित देश हैं वो कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर रहे हैं, और भारत चाहता है कि वो तकनीकी सहयोग करें और जलवायु वित्त प्रदान करें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसको आप सोल्व कर सकते हैं कि स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच का अंतर है भारत की ऊर्जा योजनाओं में विश्वसनीयता और भंडारण की चुनौती को दर्शाता है। इसके लिए आपको तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। तो इसमें आपको बताना है कि स्थापित क्षमता कितनी है, वास्तविक उत्पादन कितना हो रहा है, और ये जो अंतर है वो किस प्रकार से भारत की जो ऊर्जा योजना उसमें विश्वसनीयता के समक्ष और भंडारण की चुनौती है उसको दर्शाता है। तो चलिए, आज का हमारा डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।